हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 परमाणु वाले लेसन का न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर 42 तक हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल कर लिया था। आज इस लेसन के न्यूमेरिकल की लास्ट क्लास है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी परमाणु वाले लेसन के। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। ये न्यूमेरिकल होने के बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। इसके बाद एक लेसन और बच रहा है, सन्नी डायोड वाला लेसन। उसको हम लोग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फिजिक्स हम लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। बस उसके बदले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, या हो सके आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस पर डाल दीजिएगा, जिससे काफ़ी बच्चे इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और वो सही जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छे से समझाया जाए। फिजिक्स हो गया और भी सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पर मैं केवल आपको फिजिक्स और मैथ ये दोनों की तैयारी करवा रहा हूँ। अभी हमारा फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद अभी हम मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे तो मैथ की क्लास बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। हम लोग आज देखेंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीनशॉट पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको। बाकी उसका सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल को समझने में तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम ये जो चल रही है, बोर्ड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो बहुत जल्दी हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर चैनल पर नए होते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने बनाया था, वर्ण क्रम का मतलब हुआ स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त उस श्रेणी का नाम लिखिए जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, और इस श्रेणी की लाइनों के तरंग दैर्ध्यों के लिए सामान्य सूत्र लिखिए। ठीक है, तो हमने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनवाया था, उसमें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी किस किस क्षेत्र में प्राप्त होती है ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर लिख देना है बस। ठीक है, तो हमने देखा था कि लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, बामर श्रेणी जो है वो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद हो गया पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां हमें किस में प्राप्त होती हैं? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है ना, और इनके तरंग दैर्ध्य के लिए हमने फॉर्मूला आपको भी बताया था, तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया था। पहली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किया था, सेकंड वाले में 3 क्वेश्चन किया था। आज की इस क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर होने वाला है 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किस हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त उस श्रेणी का नाम लिखे जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होने वाली श्रेणियां, ठीक है, प्राप्त होने वाली श्रेणियां। ठीक, पहली कौन सी श्रेणी है? पाश्चन श्रेणी। पहले हमें अवरक्त क्षेत्र में कौन मिलती है? पाश्चन श्रेणी। ठीक, और सभी श्रेणियों के लिए हमें क्या लिखना है? तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है।
तो पाश्चन श्रेणी जो होती है वो तीसरी श्रेणी होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी तीसरी में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर तीसरी कक्षा में आता है तो पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला है, तरंग दैर्ध्य के लिए यहां लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है? 1/λ बराबर में r और ब्रैकेट में 1/ तीसरी श्रेणी है तो 3 का स्क्वायर और -1/n का स्क्वायर। अब n क्या होगा? यहां पर लिखेंगे जहां n जो है वो 3 से बड़ा है, 4, 5, 6 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब चौथी से, पांचवी से, छठवीं से, अनंत से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे में आ रहा है तो हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी और उस श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब दूसरी जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है ब्रैकेट श्रेणी। ठीक, ब्रैकेट श्रेणी, तीसरी जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या होती है? ब्रैकेट श्रेणी होती है। और ब्रैकेट श्रेणी की तरंग दैर्ध्य के लिए यहां पर लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर में r, चूंकि ये चौथी श्रेणी है तो 1/4 का स्क्वायर और -1/n का स्क्वायर। ठीक, जहां n क्या होता है? जहां n बराबर 4 से बड़ा, 5, 6, 7 डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पांचवी, छठवीं, सातवीं कक्षा से कहीं से भी अगर वो चौथी में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, एक लाइन डालेंगे यहां पर। इसके बाद जो है अगला करते हैं, तीसरी कौन सी श्रेणी होगी? फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। ठीक है, अब फुंड श्रेणी की तरंग दैर्ध्य के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर में r और ब्रैकेट में ये पांचवी श्रेणी होती है तो 5 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। ठीक है, जहां n क्या है? जहां n बराबर 6, 7, 8 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पांचवी कक्षा में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां जो हैं, ये 3 श्रेणियां हमें कहां प्राप्त होती हैं? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। और इन तीनों श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है ना, समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके 2018 में और 2019 में भी पूछा गया है, लगातार 2 बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो मतलब अलग अलग सेट में पूछा गया है, 2018 के किसी सेट में है और 2019 के ये सेट में है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। किसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी तरंग संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, तरंगदैर्ध्य दे रहा है, लैम्डा बराबर दे रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। तरंग संख्या पूछ रहा है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻3। ये जो 1000 है इसको हमने क्या कर दिया? 10⁻3 कर दिया। और एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻−10 मीटर। ठीक, या इसको सॉल्व करके लिखें तो 5 × 10⁻−7 मीटर।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तरंग संख्या निकालनी है। तो हम जानते हैं चूंकि तरंग संख्या किसे कहते हैं, तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ। ठीक है, जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे थे तरंग दैर्घ्य निकालने का, उसमें 1/λ जो है वो क्या है, तरंग संख्या है। तो 1/λ, तो तरंग संख्या यहां से क्या मिलेगी, 1/λ का मान रखेंगे 5 × 10⁻⁻7 मीटर, और 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 5 के 5, 5 दूना 10, 0.2 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻+7, माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और मीटर इनवर्स, या इसको हम लोग लिखें तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, यही क्या हो जाएगी, इसकी तरंग संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है तो आपके वेरी शॉर्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों को En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से व्यक्त किया जाता है, यानी 9वीं कक्षा की ऊर्जा दी है, व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर H अल्फा और H गामा संक्रमणों को दर्शाइए तथा इनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें H अल्फा और H गामा तरंग दैर्घ्य को हमें, मतलब तरंग के संक्रमण को हमें दिखाना है। तो H अल्फा और H गामा कहाँ मिलती है पहले ये हम जाने। ठीक है, तो H अल्फा और H गामा लाइन जो है वो हमें बामर श्रेणी में प्राप्त होती है, क्योंकि बामर ने ही अपने लाइन की तरंगों को क्या दिया था, नाम दिया था। पहली तरंग को H अल्फा, दूसरी तरंग को H बीटा, तीसरी तरंग को H गामा, उसके बाद चौथी को H डेल्टा। ऐसे करके इन्होंने अपनी लाइन की तरंगों को नाम दिया था। तो हमें यहाँ पर H अल्फा और H गामा को दिखाना है। ठीक है, और उसका संक्रमण हमें दिखाना है दोनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाना है। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन। ठीक, उसके बाद ये हो गई दूसरी लाइन। ठीक, और फिर ये हो गई तीसरी लाइन, फिर हो गई चौथी लाइन, और फिर पांचवी लाइन, छठी लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर अनंत वाली लाइन बना दीजिए, यहां पर अनंत वाली लाइन। ठीक है, स्पेक्ट्रम हमने आपको बनवाया था उसी तरीके से आपको बना देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 की लाइन, 2, 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट। ठीक, तो बामर श्रेणी हमें कब प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी दूसरी कक्षा में आता है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना कितना है, अल्फा का बनाना है, H अल्फा लाइन बनानी है और H गामा लाइन बनानी है। तो यहाँ पर देखिए H अल्फा लाइन पहली जो लाइन होगी वो H अल्फा होगी, तो ये है H अल्फा लाइन। ठीक, ये है H अल्फा लाइन। ठीक है, तो H अल्फा लाइन कहाँ से आ रही है, 3 से आ रही है 2 में। ठीक, उसके बाद बीटा लाइन होगी वो 4 से 2 में आएगी, उसके बाद गामा लाइन होगी 5 से 2 में आएगी। तो हम गामा लाइन बनाते हैं, ये 5 से 2 में आ रही है H गामा लाइन। ठीक है, बीटा लाइन नहीं दिखाना है आपको, बीटा लाइन 4 से 2 में आती है। ठीक है, ये 3 से 2 में आती है, बीटा लाइन 4 से 2 में आएगी और गामा लाइन 5 से 2 में आएगी। तो हमें ये बामर श्रेणी की लाइनें प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके लिए हमें तरंग दैर्घ्य भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं H अल्फा लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर है ये 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो H अल्फा लाइन के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर H अल्फा लाइन के लिए H अल्फा लाइन के लिए तो फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर में R और ब्रैकेट में
उसका स्क्वायर करेंगे जिस लाइन में तरंगे आ रही हैं। तो किस लाइन में आ रही है, n बराबर 2 में आ रही है, यानी बामर में आ रही है। तो बामर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n पहले के लिए एच अल्फा लाइन के लिए लिख रहे हैं, तो एच अल्फा लाइन कहाँ से आ रही है, 3 से आ रही है, तो n बराबर क्या रख देंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि बामर श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n क्या होता है, 2 से बड़ी संख्या, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये होता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये अल्फा लाइन का पूछ रहा है। तो 1/λ बराबर में r ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका, तो 1/λ बराबर 9 1 9 4 1 4, 9 में से 4 गया 5 और 9 चौक 36, ये हो जाएगा 5r/36। ठीक है ना, हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 36/5r। ठीक है, या इसे को हम लोग लिख सकते हैं 36/5 गुणे 1/r। ठीक है ना, अब जो है इसका 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 सते 35 पॉइंट 5 दूनी 10। ठीक है, 7.2 आ जाएगा, और 1/r का मान रखेंगे, तो लैम्डा बराबर 7.2 इंटू 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमने बताया था आपको 1/r का मान जो होता है वो कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे, 912 का और 7.2 का, तो ये लगभग जो है कितना आएगा, 65-66 एंगस्ट्रॉम आएगा। लैम्डा बराबर आएगा 65-66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या आप लोग गुणा कर लीजिए इसको, हम एक बार यहाँ कर देते हैं, 912 का गुणा करेंगे 7.2 से, तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 9 18 और 7 दूनी 14 और 7 1 7 1 8 और 9 7 63। ठीक, 4 4 2 6 8 8 16, 3 1 4 1 5 और 6 1 अंक बाद 10। हाँ ठीक है, इतना हमें लिखना है, 65-66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, एच अल्फा लाइन की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, एच अल्फा लाइन की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी 65-66 एंगस्ट्रॉम। अब हमें क्या करना है, एच गामा लाइन की तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसको मिटा के, एच गामा लाइन की एक लाइन डाल देंगे यहाँ पर, एच गामा लाइन के लिए लिखेंगे, एच गामा लाइन के लिए, एच गामा लाइन के लिए देखेंगे। ठीक, तो एच गामा लाइन के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आप लोग देखना चाहे देख लीजिएगा। 1/λ बराबर फॉर्मूला होता है r बामर श्रेणी के लिए 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n बराबर क्या होगा, 2 से बड़ी संख्या है। तो एच अल्फा लाइन 3 हमने रख दिया, और एच गामा लाइन के लिए हम n बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो इसी फार्मूले में 1/λ बराबर में r और ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/λ बराबर r ब्रैकेट में आएगा 1/4 माइनस 1/25। ठीक, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, 25 में से 4 जाएगा 21 हो जाएगा, तो 1/λ बराबर हमें मिलेगा 21r/100, या इसी को हम लोग लिखें लैम्डा बराबर 100/21r। ठीक, और अब यहाँ पर हम इसको अलग कर लेते हैं, तो 100/21 यहाँ पर कर लेते हैं और 1/r यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ से लैम्डा बराबर 100/21 लिखिए और 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसको हम इससे गुणा करा लेते हैं, लैम्डा बराबर 912 और 2 0 एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में और बटे 21, इसको हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 4342। लैम्डा बराबर आएगा 4342 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एच अल्फा और एच गामा लाइन की तरंगदैर्घ्य। ठीक है ना, बाकी उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाना था
तो ऐसे हम मतलब श्रेणियां बना के इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक, समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में और 2021 में और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेडबर्ग नियतांक, दूसरा है बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन की तरंग दैर्ध्य, और तीसरा क्वेश्चन है लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि आयनन विभव, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आयनन विभव कितना है, आयनन विभव 13.6 वोल्ट है, 13.6 वोल्ट है। ठीक है, 13.6 वोल्ट है। और तो हमें क्या निकालनी है, आयनन ऊर्जा। अतः आयनन ऊर्जा, अब आयनन ऊर्जा जो होती है वो आयनन विभव के बराबर होती है, लेकिन ऊर्जा है तो इसको हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। विभव है तो वोल्ट में लिखेंगे, नहीं तो आयनन ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा, बस यही इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनन ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Rc/n²। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, पहली कक्षा के लिए चूंकि आयनन ऊर्जा जो होती है वो इनफाइनाइट वाले में आती है, तो केवल इतना आपको लिखना है, E इनफाइनाइट, E बराबर यहाँ पर लिखेंगे। अतः E बराबर, चूंकि मतलब E बराबर क्या होता है, RHC, इसको लिख लेना है। RHC बराबर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमें R का मान निकालना है, HC को इधर भेज दीजिए तो R बराबर हो जाएगा 13.6, और इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दीजिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे में H और C आएंगे, इसको लिख लीजिए। उसके बाद R बराबर 13.6, इसको गुणा करा लेते हैं। ठीक है, आसान पड़ जाएगा। 16 छक्का 96, 9 बचा, 16 3 48 और 9 57, 5 बचा, और 16 के 16 5 21। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर। ठीक है, और गुणे 10 की घात -19। ठीक, H का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, 6.6 गुणे 10 की घात -34, ये H का मान होता है। और C का मान रखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, अब इस सबको भी हम गुणा करा लेते हैं, तो ये होगा आपका R बराबर 21.76। ठीक है, 21.76 गुणे 10 की घात -19, और 34 में से 8 घटेगा तो 26 हो जाएगा, -26 होगा। ठीक है, -26 ऊपर जाएगा, +26 हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर 6 × 18, 6 × 18 = 19, 198, यानी यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ा लेंगे और पॉइंट पॉइंट क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब 1980 से 2176 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा R बराबर 1.0989। ठीक है, ये लगभग इतना आएगा 1.0989, और 26 में से 19 घटाएंगे तो 10 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा मीटर इनवर्स में। ठीक है ना, मीटर इनवर्स में R का मान जो होता है वो किसमें होता है, मीटर इनवर्स में। या हम लोग इसको लिखें कि R बराबर 1.09, और ये 5 से बड़ा, इसको हटा के एक इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ भी 9 आएगा, और 10⁷ मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जबकि R का मान हमने आपको बताया था कितना होता है, 1.097 × 10⁷ होता है। तो वो 1-2 अंक का, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R का मान। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है रेडबर्ग नियतांक का मान।
ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन के लिए, तो यहां पर पहले हम बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। पहले एक लाइन डाल देंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ बराबर में r और ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर और -1/n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एच बीटा लाइन पूछ रहा है ना, एच बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे एच बीटा लाइन के लिए, n बराबर क्या होता है, देखो पहली जो लाइन होती है एच अल्फा लाइन होती है वो 3 से आती है, दूसरी जो होती है एन बीटा लाइन होती है वो n बराबर 4 से आती है। तो यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक। एच बीटा लाइन के लिए n बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो मान रख दीजिए 1/λ बराबर r और ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ बराबर r और ये हो जाएगा 1/4 - 1/16, ठीक। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1/λ बराबर r और एलसीएम में हमें यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा, 4 चौक 16, 4 बचेगा और -1 बचेगा, ठीक है। या इसको लिखें 1/λ बराबर r गुणे 3/16, ठीक है। इसके नीचे 1 है तो 1/λ बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 3/16 और गुणे 1/r हो जाएगा, ठीक है। इसका मान रख देंगे तो यहाँ पर लाइन डाल के करते हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा है बच्चों थोड़ा, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे 1/r का, तो 1/λ बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/λ बराबर 3/16 और गुणे r का मान 912 एंगस्ट्राम, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करा के बस डिवाइड कर देना है, ठीक है। गुणा करा के जब इसको हम डिवाइड करेंगे, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर हमने इसको लैम्डा नहीं रखा, ठीक है। ये लैम्डा रखेंगे तो इसको पलटेंगे तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा और ये भी चीज पलट जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर में, ये पलटेगा 16/3 हो जाएगा और ये पलटेगा तो 1/r हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम 1/r का मान रखते हैं, यहाँ 16/3 लिखा जाएगा, 16/3 और 912, 3 से इसको हम काट देते, 3 त्रिक 9, 0 3 चौक 12। अब हम यहाँ ये लैम्डा है, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हमें क्या मिलेगा, 16 चौको 64 और 16 तिया 48, 4864 एंगस्ट्रॉम। यही हो जाएगी हमें लाइमन श्रेणी की बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। कितना हो जाएगी, 4864 एंगस्ट्रॉम। यही होगा आपका आंसर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इसी में तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तो लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य, लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए, छोटी तरंग दैर्घ्य, छोटी तरंग दैर्घ्य, तो लाइमन श्रेणी जो होती है वो पहली श्रेणी होती है, तो यहाँ पर जो होगा 1/1 का स्क्वायर होगा और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, जो सबसे बड़ी लाइन होगी, ठीक। और सबसे बड़ी लाइन कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे 1/λ बराबर में r और ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर और -1/n का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे छोटी तरंग दैर्घ्य है तो n बराबर क्या रख देंगे, इनफाइनाइट, तो 1/λ बराबर r और ब्रैकेट में 1/1 -1 इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक। ये 0 हो जाएगा तो 1/λ बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा। तो यहाँ पर केवल हम r/1 लिखेंगे, या हम लैम्डा बराबर अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, 1/r, और इसका मान होता है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो सबसे छोटी जो तरंग होगी उसकी तरंग दैर्घ्य जो होगी वो कितना आ जाएगी, 912 एंगस्ट्रॉम। ये मिनिमम वाली है,
ठीक, लाइमन श्रेणी की। तो आप लोग चाहे तो यहाँ मिनिमम लिख लीजिए, ठीक है, ये है मिनिमम तरंगदैर्घ्य लाइमन श्रेणी के लिए। हमने आपको बताया था जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी लाइन होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा है सबसे, लेकिन 5 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में आया भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अब आज के इस क्वेश्चन के बाद हमारा परमाणु वाले लेसन का कंप्लीट न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 सालों में आए थे उन सबको हमने आज की क्लास में कवर कर लिया, ठीक है। अब कल से जो हमारी क्लास होगी वो होगी अर्धचालक वाले लेसन की, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर वाले लेसन की। सेमीकंडक्टर वाला लेसन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, हर साल जरूर आता है, ठीक है। तो कल की क्लास से हम लोग सेमीकंडक्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।